प्रदेश के एक शांत से शहर की सुबह हमेशा की तरह धीरे धीरे जाग रही थी। सड़क के किनारे लगी छोटी छोटी दुकानों के शटर खुलने लगे थे। चाय की भाप हवा में घुल रही थी। और उसी शहर की एक पुरानी बस्ती में बने साधारण से घर के आंगन में खड़ा आरव अपने जूते पहनते हुए जल्दी जल्दी बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वह रोज की तरह अपने दोस्त विक्रम से मिलने के लिए चाय की दुकान पर जाने वाला था, जहां बैठकर दोनों अपने छोटे छोटे सपनों, परेशानियों और जिंदगी की उलझनों पर बातें करते थे। आरव की जिंदगी बहुत साधारण थी। उसके पिता एक समय पुलिस विभाग में ईमानदार अफसर थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। और उस हादसे के बाद से ही आरव की दुनिया जैसे अचानक बदल गई थी, क्योंकि अब उसके घर में सिर्फ वह और उसकी माँ सरोज ही रह गए थे। और माँ के चेहरे पर हमेशा एक ऐसी चिंता दिखाई देती थी जिसे आरव कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उस सुबह भी जब वह घर से निकलने ही वाला था, तभी उसकी माँ ने रसोई से आवाज लगाई, आरव, जरा इधर आना बेटा। और उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने आरव को तुरंत रोक दिया, क्योंकि उसे लगा कि माँ के स्वर में आज सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ी ज्यादा गंभीरता है। आरव रसोई के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ चुपचाप खड़ी है और जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। और जब उसने पूछा कि क्या हुआ, तो सरोज ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और जैसे ही उसने यह कहा, आरव को अचानक महसूस हुआ कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। सरोज ने बिना किसी भूमिका के कहा, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। और यह सुनते ही आरव को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी इतनी अचानक तय कर दी जाएगी। और वह कुछ क्षण तक माँ की तरफ बस देखता ही रह गया। इतनी जल्दी क्यों माँ? उसने हैरानी से पूछा, लेकिन सरोज ने सिर्फ इतना कहा कि लड़की बहुत अच्छी है और यह रिश्ता उनके लिए बहुत जरूरी है। और जब आरव ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, तो उसकी माँ ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि बस इतना कहा कि वह माँ है और उसे पता है कि उसके बेटे के लिए क्या सही है। आरव के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था, लेकिन उसने उस समय ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। इसलिए वह घर से बाहर निकल गया और सीधे उसी चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां उसका दोस्त विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम उसे देखते ही मुस्कुराया और मजाक करते हुए बोला, आज बड़ा परेशान लग रहा है भाई, क्या बात है? और जब आरव ने उसे पूरी बात बताई, तो पहले तो विक्रम जोर से हंस पड़ा और बोला कि कम से कम उसे किसी ने शादी के लिए चुना तो सही। लेकिन कुछ देर बाद उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने पूछा कि क्या उसने लड़की को देखा है या उसके बारे में कुछ जानकारी ली है। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसने लड़की को अभी तक देखा भी नहीं है। और ये सुनकर विक्रम ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि आजकल बिना जाने पहचाने शादी करना थोड़ा जोखिम भरा होता है। लेकिन फिर उसने मजाक में बात को हल्का कर दिया ताकि आरव ज्यादा परेशान न हो। दिन धीरे धीरे गुजरता गया, लेकिन आरव के मन में एक अजीब बेचैनी बनी रही, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इतनी जल्दी में ये सब क्यों कर रही है। और उसी बेचैनी के साथ वह शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि घर में कई रिश्तेदार बैठे हुए हैं और शादी की तैयारियों की बातें हो रही हैं, जिससे साफ हो गया कि अब यह फैसला बदलने वाला नहीं है। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक बड़ा सा घर था, जहां एक लड़की अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी और उसके हाथ में फोन था। उसका नाम नंदिनी था और उसके चेहरे पर ऐसी चिंता थी जैसे वह किसी बहुत बड़े निर्णय के बोझ तले दब गई हो। और जब उसने फोन पर धीरे से कहा, अब यह शादी रोकना संभव नहीं है, तो फोन के दूसरी तरफ से किसी आदमी की तेज आवाज आई, जिसने गुस्से में कुछ कहा। लेकिन नंदिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया कि अगर उसने ये शादी नहीं की तो किसी की जान जा सकती है। फोन कटने के बाद नंदिनी कुछ देर तक खिड़की के पास खड़ी रही और शहर की रोशनी को देखती रही, जैसे वह अपने फैसले की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रही हो। उधर आरव के घर में शादी की तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी थीं। रिश्तेदार आते जा रहे थे, घर सजाया जा रहा था और हर कोई खुश नजर आ रहा था सिवाय आरव के, जो बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर ही अंदर यह सोचकर उलझा हुआ था कि उसकी जिंदगी इतनी अचानक कैसे बदल रही है। शादी के एक दिन पहले रात को नंदिनी चुपचाप अपने घर से बाहर निकली और शहर के एक सुनसान हिस्से में पहुंची, जहां एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था।
और जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उस आदमी ने गुस्से में पूछा कि उसने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी, जबकि उन्हें साफ कहा गया था कि यह योजना बहुत खतरनाक है। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर उसने यह कदम नहीं उठाया होता तो आरव की जान खतरे में पड़ जाती। और यह सुनकर वह आदमी कुछ देर तक चुप रहा, जैसे वह समझ नहीं पा रहा हो कि अब आगे क्या करना चाहिए। शहर में अगली सुबह शादी का माहौल था। ढोल की आवाजें, बारात की तैयारी, रिश्तेदारों की चहल पहल और रंगीन रोशनी से सजा घर। लेकिन उस सारे उत्साह के बीच आरव के दिल में अभी भी एक अजीब सा डर था, जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। जब बारात लड़की के घर पहुंची और आरव ने पहली बार नंदिनी को देखा, तो वह एक पल के लिए सचमुच उसकी खूबसूरती में खो गया। लेकिन उसी क्षण उसे यह भी महसूस हुआ कि नंदिनी की आंखों में वह चमक नहीं है जो आमतौर पर दुल्हन की आंखों में होती है, बल्कि वहां एक अनजाना डर छिपा हुआ था। फेरे शुरू हुए और जैसे जैसे पंडित मंत्र पढ़ रहा था और अग्नि के चारों तरफ दोनों के कदम बढ़ रहे थे, उसी समय नंदिनी ने अचानक भीड़ में किसी को देखा और उसका चेहरा एकदम से बदल गया, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिससे वह डरती थी। आरव ने भी उस दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। और कुछ ही देर बाद सातों फेरे पूरे हो गए और शादी की रस्म खत्म हो गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी रात जब सब लोग थक कर सो चुके थे और घर में गहरी खामोशी छा गई थी, तब एक ऐसी घटना होने वाली थी जो आरव की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और शादी वाले घर की सारी चहल पहल अब थकान में बदल चुकी थी, क्योंकि दिन भर की भागदौड़ और रस्मों के बाद लगभग सभी लोग अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। लेकिन उसी घर के एक कमरे में बैठा आरव अभी भी जाग रहा था, क्योंकि उसके मन में पूरे दिन की घटनाएं किसी उलझे हुए धागे की तरह घूम रही थीं, और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे इस शादी के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे उससे जानबूझकर छुपाया जा रहा है। कमरे की खिड़की के पास खड़ी नंदिनी बाहर अंधेरे में दूर तक फैली सड़क को देख रही थी और उसके चेहरे पर वही बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी जिसे आरव ने पहली बार फेरों के समय महसूस किया था। लेकिन उस समय उसने सोचा था कि शायद यह सिर्फ एक नई दुल्हन की घबराहट होगी, पर अब उसे लगने लगा था कि मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। कुछ देर बाद जब आरव बिस्तर पर लेट गया तो उसने देखा कि नंदिनी अभी भी खिड़की के पास खड़ी है और जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। इसलिए उसने धीरे से पूछा कि क्या वह ठीक है, और नंदिनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ बस इतना कहा कि वह ठीक है और थोड़ी देर में सो जाएगी। लेकिन उसके स्वर में ऐसी मजबूरी थी जिसने आरव को और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया। आधी रात के करीब अचानक आरव की आंख खुली और उसे महसूस हुआ कि कमरे में असामान्य सी खामोशी है। उसने करवट लेकर देखा तो बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था और नंदिनी वहां नहीं थी। और यह देखकर उसके मन में तुरंत एक अजीब सा शक पैदा हुआ, क्योंकि शादी की पहली ही रात किसी का इस तरह गायब हो जाना बिल्कुल सामान्य बात नहीं थी। वह धीरे से उठा, दरवाजा खोला और बाहर आया तो देखा कि मुख्य दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और बाहर से हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही है। और उसी क्षण उसके मन में यह सवाल कौन था कि आखिर नंदिनी इतनी रात को कहां जा सकती है। आरव बिना आवाज किए घर से बाहर निकला और कुछ दूरी पर उसे नंदिनी की परछाई दिखाई दी जो तेज कदमों से सड़क की तरफ बढ़ रही थी। और अब उसके मन में शक के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ चुकी थी, इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। रात का शहर लगभग सो चुका था। सड़कें खाली थीं, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थी और उस सन्नाटे में सिर्फ कदमों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। और नंदिनी बिना पीछे देखे लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे उसे पता हो कि उसे कहां जाना है। कुछ देर बाद वह शहर के पुराने पुल के पास पहुंच गई, जो दिन में तो आम लोगों की आवाजाही से भरा रहता था, लेकिन रात में वहां शायद ही कोई आता था। और पुल के दूसरे छोर पर एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा था, जिसकी आकृति अंधेरे में साफ नहीं दिख रही थी। आरव पुल के किनारे लगे लोहे के खंभे के पीछे छिप गया और ध्यान से देखने लगा। और जैसे ही नंदिनी उस आदमी के पास पहुंची, वह आदमी तुरंत गुस्से में बोल उठा कि उसने उनकी बात क्यों नहीं मानी और ये शादी क्यों कर ली, क्योंकि ये योजना अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई है। नंदिनी कुछ क्षण तक चुप रही, जैसे वह अपने शब्दों को सावधानी से चुन रही हो,
और फिर उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया होता तो आरव की जान खतरे में पड़ जाती। और यह सुनकर आरव का दिल जैसे एक पल के रुक गया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी जान को आखिर किस तरह हो सकता है। वह आदमी कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला कि अब हालात बदल चुके हैं और उन्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि जिस संगठन से वे लड़ रहे हैं वह बहुत ताकतवर है और अगर उन्हें जरा भी शक हो गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। यह बातचीत सुनकर आरव का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी जिंदगी के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में उसे कभी बताया नहीं गया। कुछ देर बाद वह आदमी वहां से चला गया और नंदिनी कुछ वक्त तक पुल पर खड़ी रहे से वह अपने फैसले का बोझ महसूस कर रही हो। फिर वह धीरे धीरे वापस उसी रास्ते से लौटने लगी। आरव उससे पहले ही घर लौट आया और बिस्तर पर ऐसे लेट गया जैसे वह गहरी नींद में हो, लेकिन उसके मन में अब हजारों सवाल घूम रहे थे और वह समझ नहीं पा रहा था कि सुबह होने पर वह नंदिनी से क्या पूछेगा। सुबह जब घर में फिर से हलचल शुरू हुई तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। रिश्तेदार नाश्ता कर रहे थे, कुछ लोग शादी की बातें कर रहे थे और कोई भी ये नहीं जानता था कि पिछली रात क्या हुआ था। लेकिन आरव का ध्यान बार बार नंदिनी पर जा रहा था, जो आज भी उतनी ही चुप और गंभीर दिखाई दे रही थी। दिन धीरे धीरे गुजर रहा था कि अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया और दो नकाबपोश आदमी अंदर घुस आए। उनके हाथों में चाकू चमक रहे थे और उनकी आंखों में खतरनाक इरादा साफ दिखाई दे रहा था। घर में मौजूद लोग घबरा गए और कुछ महिलाएं डर के मारे चिल्लाने लगीं और उन आदमियों में से एक ने तेज आवाज में पूछा कि आरव कौन है। और जैसे ही आरव आगे आया, उसने बिना एक पल गंवाए उस पर हमला कर दिया। तुम कहाँ से आए? सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन उसी क्षण नंदिनी बिजली की तेजी से आगे बढ़ी और उसने हमलावर का हाथ पकड़कर उसे इतनी जोर से मोड़ा कि चाकू उसके हाथ से गिर गया और अगले ही पल उसने दूसरे आदमी को इतनी तेज लात मारी कि वह पीछे की तरफ गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि एक नई दुल्हन इतनी कुशलता से दो हमलावरों का सामना कर सकती है। दोनों नकाबपोश आदमी जल्दी जल्दी उठे और भागते हुए घर से बाहर निकल गए और कुछ ही सेकंड में वहां फिर से सन्नाटा छा गया। आरव अभी भी उस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नंदिनी इतनी खतरनाक लड़ाई कर सकती है और उसने हैरानी से पूछा कि आखिर वह यह सब कैसे कर पाई। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और उसके चेहरे पर फिर वही गंभीरता लौट आई जो आरव को शुरुआत से परेशान कर रही थी। रात को जब सब लोग सो गए तो आरव के मन में फिर वही सवाल उठने लगे और उसने तय किया कि अब उसे सच जानना ही होगा। इसलिए जब उसे लगा कि नंदिनी सो चुकी है तो उसने धीरे से उसका बैग उठाया और उसे खोलकर देखने लगा। बैग के अंदर जो चीजें थीं उन्हें देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वहां एक छोटी पिस्तौल थी, कुछ पहचान पत्र थे जिन पर अलग अलग नाम लिखे थे और एक पुरानी तस्वीर थी जो बाकी सब चीजों से ज्यादा चौंकाने वाली थी। उस तस्वीर में उसके पिता खड़े थे और उनके साथ एक छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी और जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि नंदिनी ही थी। आरव के दिमाग में जैसे तूफान आ गया और उसने तुरंत नंदिनी को जगा दिया और गुस्से में पूछा कि यह सब क्या है और उसके पिता के साथ उसकी तस्वीर कैसे हो सकती है। नंदिनी कुछ देर तक चुप रही और उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, जैसे वह इतने दिनों से छुपाए हुए सच को अब और दबा नहीं सकती। फिर उसने धीरे धीरे कहा कि अब समय आ गया है कि आरव सब कुछ जान ले, क्योंकि जिस सच्चाई से उसे अब तक दूर रखा गया था वही सच्चाई उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था और कमरे में एक गहरी खामोशी फैल गई थी और उसी खामोशी को तोड़ते हुए नंदिनी ने वह वाक्य कहा जिसने पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। तुम्हारे पापा की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उनकी हत्या हुई थी। और यह सुनते ही आरव की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अभी अभी उसके सामने खुलने वाला है। नंदिनी के मुंह से यह सुनते ही कि आरव के पिता की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या थी, कमरे का माहौल जैसे अचानक भारी हो गया और आरव कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी की नींव ही हिल गई हो और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़की उसके पिता को कैसे जानती है और इतने सालों से छुपा हुआ ये सच अब अचानक उसके सामने क्यों आ रहा है। आरव गुस्से और हैरानी से भरी आवाज में पूछता है,
तुम मेरे पापा को कैसे जानती हो और तुमने मुझसे ये सब पहले क्यों छुपाया? नंदिनी कुछ कहने ही वाली होती है कि उसी समय अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमक उठती है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। नंदिनी का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। आरव फोन छीनकर मैसेज पढ़ता है। मैसेज में लिखा होता है, टारगेट को खत्म करने का समय आ गया है। वह आज रात जिंदा नहीं बचना चाहिए। आरव घबरा जाता है और पूछता है, ये किसके लिए लिखा है? नंदिनी धीरे से कहती है, आरव, वह टारगेट तुम हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसी समय बाहर से किसी गाड़ी के ब्रेक की आवाज आती है। घर के बाहर कई लोगों के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। नंदिनी खिड़की से बाहर देखती है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। वह जल्दी से कहती है, वे लोग आ गए, अब हमारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आरव खिड़की से बाहर झांकता है। बाहर 4 काली गाड़ियां खड़ी हैं। कुछ हथियारबंद लोग धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहे हैं और तभी नंदिनी आरव की तरफ देखकर एक और चौंकाने वाली बात कहती है, अगर आज रात तुम बच गए तभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे पापा के हत्यारे कौन हैं। क्या आरव आज रात बच पाएगा? क्या नंदिनी सच में उसकी मदद कर रही है या वह भी किसी बड़े खेल का हिस्सा है? अगर आप एपिसोड 2 देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखें, एपिसोड 2 जल्दी लाओ।